आप सबसे गुजारिश करूंगा, ये जो मेरे भाई जान भी हैं और आपसे भी गुजारिश करूंगा मेरे दाई जाने कि मेहरबानी करके नारे ना लगाएं। मैं कुछ चंद गुजारिशात करूंगा, लेकिन आप उनको गौर से सुने। ये वादा है कि आप नारे नहीं लगाएंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ कायदीन कराम, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं मुंतज़मीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस सेमिनार में आने की दावत दी और मुझे अपनी मारूज़ात पेश करने के लिए भी मौका दिया। मैं कोशिश करूंगा कि इख्तिसार से काम लेते हुए अपनी गुजारिशात आपके सामने पेश कर सकूं। ये ख़ास तौर पे जो नौजवान बैठे हुए यहाँ पर, आप सुन रहे हैं मेरी बात? ये नौजवानों के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा आप गौर से सुने जो मैं कह रहा हूँ। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। आज के सेमिनार का मौजू है पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल। मैं दावतनामा मौसूल होने के बाद मुसलसल सोच रहा था कि 70 साल गुजर जाने के बावजूद, जरा आप खामोशी इख्तियार करते, जरा इनके थोड़ा सा आप इधर पीछे हट जाएगा। अच्छा है, जगह बहुत है, पीछे हो जाए, पीछे जगह बहुत है, वो हमें देख सकें। बैठ जाए आप, प्लीज बैठ जाए, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाए। ये पाकिस्तान में जमहूरियत का जो मुस्तकबिल है, ये मुसलसल हमारे लिए सवालिया निशान क्यों बना हुआ है? आज भी हमारे जहन में जमहूरियत के बारे में वसवसे और अंदेशे क्यों हैं? आज भी हम ईमान और यकीन की पूरी कुव्वत के साथ जमहूरियत के मुस्तकबिल की गवाही क्यों नहीं दे सकते? ये सोचना है आपने। आज भी हमें इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए इस तरह के सेमिनार्स की जरूरत क्यों महसूस होती है? इन सारे सवालों का सीधा साधा जवाब यह है कि आज भी मतला पूरी तरह से साफ नहीं हुआ। हमारी आबो हवा में वो गर्दो गुबार आज भी मौजूद है जिसने 70 बरस के दौरान जमहूरियत को इस्तेकाम की मंजिल तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन मुस्तकबिल की बात करने से पहले माजी में झांक कर देखें तो पाकिस्तान की सियासी तारीख जमहूरियत पर पे हमलों से भरी हुई है। आजादी के बाद बेशुमार मसाइल के शिकार मुल्क में जमहूरियत अभी अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश कर रही थी। दस्तूर साज असेंबली मुल्क के आइन की तैयारी में लगी हुई थी कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने पहले तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन को बरतरफ किया और जो लियाकत अली खान की शहादत के बाद वज़ीर आज़म बने थे, यानी उनको शहीद किया और उनकी जगह मोहम्मद अली बोगरा को अमेरिका से बुलाकर वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया। समझ आ रही है आपको मेरी बात? गौर से सुन रहे हैं? यहां से जमहूरियत को घर की लौंडी बनाए रखने और वज़ीर आज़म को अपनी मनमानियों का खिलौना बनाने का वो सिलसिला शुरू हुआ जो किसी न किसी शक्ल में आज तक जारी है। वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाने से पहले गुलाम मोहम्मद ने जनरल अयूब खान की मुद्दते मुलाजमत में तौसीक करके अपने अज़ाइम में शरीक कर लिया और चंद माह बाद 1954 में गवर्नर जनरल ने
दस्तूर साज असेंबली भी तोड़ डाली। कायदे आज़म के वफात के बाद असेंबली का सदर बनने वाले मौलवी तमीजुद्दीन साहब की रहायशगाह को घेर लिया गया। वो भेष बदलकर घर के पिछले दरवाजे से निकले और एक रिक्शा में बैठकर सिंध हाई कोर्ट पहुंचे। ये हमारी तारीख है। फिर सिंध हाई कोर्ट के जज साहबान ने एक तारीखी फैसला दिया। गवर्नर जनरल के इक़दाम को गलत और खिलाफ कानून करार देते हुए असेंबली बहाल कर दी। लेकिन हुकूमती अपील पर फेडरल कोर्ट ने गवर्नर जनरल के इक़दाम को दुरुस्त करार दिया। ऐसा करते हुए जस्टिस मुनीर को जब कोई आईनी और कानूनी जवाब नहीं मिला तो उन्होंने रसवाए ज़माना नजरिया ज़रूरत का सहारा लिया। लेकिन मेरे नौजवानों और ख़वातीनों हज़रात, वो दिन और आज का दिन ना जमहूरियत के सीने पर लगा गहरा जख्म भर सका, ना अदलिया की साख पर लगा दाग धुल सका। पाकिस्तान के वकला, जो मैंने देखा आज बड़ी तादाद में पीछे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के वकला, कानूनदान, सियासतदान, दानिश्वर और सियासी मुबस्सरीन मुत्तफिक हैं कि जस्टिस मुनीर के नजरिया ज़रूरत ने पाकिस्तान के जमहूरी सफर को इब्तदा में ही नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। उसने ऐसी अफसोसनाक रवायत कायम की जो 70 बरस से जमहूरियत के सर पर एक तलवार की तरह से लटकी हुई है। जब भी जमहूरियत अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश करती है, जब भी अवाम ने अपने आज़ादाना मर्जी का इजहार किया, जब भी एक मकबूल सियासी क़यादत उभरी, जब भी मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत का तासुर उभरा और जब भी अफरा तफरी और इंतशार के बजाय जमहूरियत इस्तेकाम के आसार पैदा हुए, जमहूरियत पर कुल्हाड़ा चला दिया गया। इस खेल का अफसोसनाक पहलू सिर्फ ये नहीं कि फौजी आमर बार बार जमहूरी अमल पर वार करते रहे, इससे कहीं ज्यादा दुख और अफसोस की बात यह है कि जमहूरियत पर जब भी यलगार हुई, हमारी अदलिया के एक हिस्से ने अवाम, आइन और जमहूरी निज़ाम का साथ देने की बजाय आमरों का साथ दिया। बड़े जत्न करके 1956 में यानी 1956 में एक आइन तैयार हुआ। उस आइन के तहत पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात होने ही वाले थे कि 1958 में मार्शल लॉ नाफिज हो गया। 1956 का आइन मनसूख कर दिया गया। मामला अदालत में पहुंचा। एक बार फिर जस्टिस मुनीर की सरबराही में कायम अदालती बेंच ने नजरिया ज़रूरत का सहारा लेते हुए मार्शल लॉ को दुरुस्त करार दिया। सुना आपने? क्या सुना आपने? जब मैं 1999 में जब मेरे खिलाफ मार्शल लॉ लगा या मुल्क में लगा, हमारी हुकूमत को टॉपल किया गया, तो उस वक्त के जज बहादुर ने कहा कि जनाब ये तो बहुत अच्छा किया आपने, आपका तो कौम इंतजार कर रही थी, आपकी राह तक रही थी। ये तो बहुत बड़ा एहसान किया आपने पाकिस्तान पे कि आप आए और नवाज शरीफ का तख्ता उठाया और खुद मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। याद है या नहीं याद है? और फिर मुशर्रफ को वो इख्तियार भी दे दिया, एक तो उसकी हुकूमत को लेजिटिमाइज किया और फिर वो इख्तियार भी दे दिया कि तुम आइन का सत्यानाश कर सकते हो तो कर दो, हम 3 साल का तुम्हें इख्तियार देते हैं कि जो मर्जी सलूक करो पाकिस्तान के आइन के साथ, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। ये वो इख्तियार है भाई, ये वो इख्तियार है जो खुद अदालत को नहीं है, जो जजों के पास नहीं था, जो खुद उनके पास इख्तियार नहीं था, वो किसी और को कैसे वो इख्तियार दे सकते थे?
आई समझ बात की या नहीं आई? पाकिस्तान के साथ ये सलूक होता रहा। और फिर जस्टिस मुनीर ने जब ये मार्शल लॉ को दुरुस्त करार दिया तो पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि नेसेसिटी मेक्स लॉफुल विच अदरवाइज इज नॉट लॉफुल। सुना आपने क्या नहीं सुना? यानी जरूरत उस काम को भी कानूनी बना देती है। तर्जुमा ये है, जरूरत उस काम को भी कानूनी बना देती है जो बसूरत दीगर गैर कानूनी होता है। सुने, ये क्या मंतक है? क्या मंतक है? उस बार जस्टिस मुनीर ने एक नया नजरिया भी इजाद किया और मजीद कहा, एक कामयाब इनकलाब अपना जवाब आप होता है। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, नजरिया जरूरत और कामयाब इनकलाब की थ्योरी हमारी अदलिया के एक हिस्से को बहुत पसंद आई। लिहाजा जब भी इम्तिहान का वक्त आया तो उन्होंने उसको पूरी तवानाई के साथ आमरों के सामने डट जाने की बजाय कभी नजरिया जरूरत और कभी कामयाब इनकलाब की थ्योरी के पीछे छुप गए। 1977 में तीसरा मार्शल लॉ आया। बेगम नुसरत भुट्टो ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। 23 साल के बाद उस वक्त चीफ जस्टिस की कुर्सी पर जस्टिस अनवारुल हक बैठे हुए थे, लेकिन फैसला वही आया। नजरिया जरूरत और कामयाब इनकलाब की थ्योरी आइन और जमहूरी निजाम से भारी निकली। मुल्क 11 वर्ष के लिए आमरीत के चंगुल में फिर चला गया और अक्टूबर 1999 में चौथी बार जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया। मुस्लिम लीग नून अदालत में गई। उस वक्त के चीफ जस्टिस सैयद-उज़्ज़मान सिद्दीकी मरहूम, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उन पर दबाव डाला गया, लेकिन वो डिक्टेटर का मन माना फैसला देने की क्या दबाव डाला गया कि वो डिक्टेटर का मन माना फैसला देने की जमानत दें। उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं देने के लिए तैयार। ऐसे भी लोग हमारी जुडिशरी में हो गुजरे हैं जिनको आज सल्यूट करने को दिल चाहता है, सलाम करने को दिल चाहता है, उनकी जुर्म को सलाम करने को दिल चाहता है। उन्होंने झुकने से जब इनकार किया तो पीसीओ जारी करके मनपसंद अदालत बना ली गई। और अभी पीसीओ के ऊपर आपने महमूद खाना चकजई साहब की बात सुनी है। मैं 100% मुत्तफिक हूं इस शख्स के साथ जहां तक पीसीओ जजेस की बात होती है। और पीसीओ जजेस का मामला यहां नहीं खत्म होना चाहिए। महमूद खाना चकजई, इससे भी आगे जाना चाहिए। ये मुल्क की तबाही का बायस ये पीसीओ बने हैं, ये पीसीओ बने हैं मुल्क की तबाही का बायस। मैं समझता हूँ कि किसी वक्त हम इंशाल्लाह दोबारा पार्लियामेंट में इकट्ठे होंगे, इंशाल्लाह वहां बैठ के ये फैसले करेंगे, वहां बैठ के ये फैसले करेंगे। ये मुल्क की अगर सिमत सीधी करनी है, हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे इंशाल्लाह। तो पीसीओ अदालत ने मनपसंद फैसला सादर कर दिया। इरशाद हसन खान ने डिक्टेटर को आइन में अपनी मर्जी की तरह तरमीम करने का इख्तियार भी दे दिया और अवाम एक बार फिर हार गए। आइन हार गया, जमहूरियत हार गई, पाकिस्तान हार गया और नजरिया जरूरत जीत गया। नजरिया जरूरत और कामयाब इनकलाब की थ्योरी हर बार आमिर को सहारा देती और हर बार जमहूरियत की गर्दन उड़ाती रही। इस सारे अरसे में एक फैसला याह्या खान के मार्शल लॉ के बारे में उस वक्त आया जब वो ओहदे से सुबकदोश हो चुका था, जब मुल्क 2 लख्त होकर मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बन चुका था। ये फैसला आसमा जलानी केस के नाम से मशहूर है। 1972 में
आने वाले इस फैसले में नजरिया जरूरत और कामयाब इनकलाब की थ्योरी को मुस्तरद करते हुए याह्या खान को गासिब करार दिया गया, लेकिन मुल्क और कौम को जो नुकसान पहुंचना था वो पहुंच चुका था। इस फैसले में अदालत ने करार दिया, कोट करता हूं मैं, एक ऐसा शख्स जो कानूनी निज़ाम को नाजायज तौर पर तबाह कर दे, उसे कानून साजी के जायज जरिए के तौर पर तस्लीम नहीं किया जा सकता। मुमकिन है कि जबरी तौर पर उसके हुकूमत पर काबिज होने की वजह से अवाम और अदालतें आर्जी तौर पर खामोशी इख्तियार कर लें, लेकिन अब वही मौका मिलते ही जब गासिब के हाथ से इख्तियार निकल जाएगा तो उस पर बड़ी गद्दारी का मुकदमा चलेगा और उसे कड़ी सजा दी जाएगी। यही एक सूरत है जिससे मुहिम जोई का रास्ता रोका जा सकता है। अनकोट। अफसोस का मुकाम है कि जस्टिस मुनीर का फैसला तो हमारी अदालतों के लिए एक मुकद्दस नज़ीर बन गया, लेकिन जस्टिस महमूद रहमान की सरबराही में कायम होने वाले बेंच का आसमा जलानी केस में फैसला भुला दिया गया। इस फैसले सिर्फ 5 साल के बाद फिर माशाल्लाह लगा तो जस्टिस मुनीर को जस्टिस महमूद रहमान पर तरजीह दी गई। 1999 में परवेज मुशर्रफ का माशाल्लाह आया तो भी किसी ने जस्टिस महमूद रहमान के फैसले की तरफ नहीं देखा। उस वक्त भी जस्टिस मुनीर ही से रहनुमाई ली गई। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आमरों की तरफ से आइन और जमहूरियत पर हमलों और अदलिया के एक हिस्से की तरफ से इन हमलों की तौसीक ने जमहूरी अमल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। इस तरह का माहौल तरह तरह की साजिशों, साजिशी मोहरों, चोर दरवाजों से इक़्तिदार पर कब्जा करने वालों और हुकूमतें बनाने और तोड़ने वालों के लिए बड़ा साजगार होता है। इसी माहौल की वजह से 70 साल में कोई एक भी वज़ीर आज़म अपनी आईनी मियाद पूरी नहीं कर सका। जमहूरियत आती जाती रही और डिक्टेटर 10-10, 12-12 साल हुक्मरानी करते रहे। हमारी 70 साल की तारीख में 4 आमरों ने 30 साल 30 ईयर्स से जायद अरसे तक आमरीत का सिक्का चलाया, जबकि अवाम के वोट लेकर आने वाले वज़ीर आज़म को औसतन तकरीबन 2-2 साल का अरसा मिला। मैंने जरा तफसील से माजी का जिक्र इसलिए किया है कि तकरीबन जमहूरियत के मुस्तकबिल का जायजा लेने से पहले हमें पीछे पलट कर देखना जरूरी है। मैंने जो कुछ कहा उसका खुलासा ये है, इब्तदाई से जमहूरियत निशाने पर रही और उसे पांव पर खड़ा न होने दिया गया। जब भी जमहूरियत पर हमला हुआ, अदलिया के नजरिया जरूरत की सोच रखने वाले जजों ने आमरों का साथ दिया। आमरों और अदलिया के गठजोड़ ने जमहूरियत को मुस्तहकम नहीं होने दिया। मकबूल अवामी लीडरशिप हमेशा नापसंदीदा रही इन हलकों में, अवाम में नहीं। हर दौर में किसी न किसी तरह ऐसी कोशिशें होती रहीं कि बड़ी और मकबूल जमातों के मुकाबले में नई कमजोर और कटपुतली जमातें खड़ी करके अपने मकासद पूरे किए जाएं। गुज़श्ता पार्लियामेंट ने पहली बार अपनी मियाद पूरी की। मौजूदा पार्लियामेंट जिस तरह के तूफान से गुजरकर यहाँ तक पहुंची है, उनसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, जो मैं इस फैसले से पहले की बात कर रहा हूँ और आज भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, उससे आप बखूबी वाकिफ हैं। इस पार्लियामेंट के अब सिर्फ 4 माह बाकी रह गए हैं, लेकिन बेयकीनी की धुंध आज भी मौजूद है। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जितनी गर्द उड़ाई गई उससे भी आप वाकिफ हैं। बलोचिस्तान में क्या हुआ उससे भी आप वाकिफ है ना। आप ये भी जानते हैं कि किस तरह वज़ीर आज़म को अपने ओहदे से हटाया और नाअहल करार दिया गया।
मैं यहाँ ये भी याद दिला दूं कि आसमा जिलानी केस में जस्टिस महमूद रहमान के फैसले के ऐन मुताबिक और 1973 के आइन के आर्टिकल 6 की रोशनी में पहली बार एक डिक्टेटर पर बगावत का मुकदमा कायम किया गया। पहली बार एक खुसूसी अदालत बनी 2014 में। पहली बार डिक्टेटर को कटहरे में लाया गया। वो आया तो नहीं, लेकिन लाया गया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। क्या ये अफसोस का मकाम नहीं कि सियासतदानों के हवाले से बेहद जोरावर अदलिया आमरों का सामना होते ही कमजोर और बेबस हो जाती है। यहाँ सियासतदान फांसी चढ़ा दिए गए, जेलों में डाले गए, जबरी तौर पर मुल्क बदर कर दिए गए, उन्हें हाईजैकर करार दिया गया, उन्हें करप्शन के झूठे मुकदमात में उलझाया गया, उनके पूरे खानदानों को इबरत का नमूना बनाया गया। लेकिन आइन शिकनी करने और अवाम के मैंडेट को पांव तले रोंदने वाले किसी डिक्टेटर का बाल भी बीका ना हुआ। जिस मुल्क में इस तरह की आबो हवा हो, वहां जमहूरियत का पौधा कैसे परवान चढ़ेगा। ये था वो मंजर जब मैंने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मई 2006 में मिसाक जमहूरियत के नाम पर एक अहदनामे पर दस्तखत किए। बाद अज़ां तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने इसकी तौसीक की। मैंने मकदूर भर कोशिश की कि इस अहदनामे पर अमल करूं। मिसाक जमहूरियत हमारे सियासी माहौल में कोई बड़ी तब्दीली न ला सका, लेकिन ये आज भी जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए नहायत अहम सियासी मंशूर की हैसियत रखता है। इससे भी पहले सबूत ढाका के बाद महमूद रहमान कमीशन ने जमहूरियत के इस्तेकाम और आमरीतों की रोकथाम के लिए बाज़ बुनियादी और ठोस सिफारिशात की थी, लेकिन ये रिपोर्ट भी हमें कोई रोशनी न दिखा सकी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस नाकाबिल रश्क तारीख के बावजूद मैं कामिल यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक है। उसकी एक वजह तो ये है कि आमरों के पै दर पै हमलों और किसी न किसी बहाने असेंबलियों को तोड़ने और वज़राए आज़म को निकाल कर बाहर करने के बावजूद जमहूरियत को दफन नहीं किया जा सका। इन तूफानों का मुकाबला करके हमारी जमहूरियत सख्त जान हो चुकी है। और दूसरी वजह यह है कि अवाम का शऊर पुख्ता हो रहा है। वो अपने वोट की इज्जत और हुर्मत के लिए पूरी तरह बेदार हो चुके हैं। तीसरी वजह यह है कि अवाम को जो भी सम्राट मिले वो जमहूरियत वार में मिले, और हमारे मुकद्दर में जितनी भी महरूमियाँ आई आमरों के दौर में आई। आपने देख लिया कि पनामा केस के फैसले पर क्या अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया है, और पाकिस्तान के अवाम की बहुत भारी अक्सरियत आज क्या सोच रही है। चौथी वजह यह है कि गो परवेज मुशर्रफ अभी तक गद्दारी की सजा से बचते रहे हैं, उनको सजा अभी तक नहीं मिल सकी, लेकिन वो हमारी तारीख का पहला डिक्टेटर है जो फरार होने पर मजबूर हुआ और जो पाकिस्तान की सरजमीन पर वापस आने से खौफ खाता है। खौफ अपनी गुजारिशात खत्म करते हुए मैं कहूंगा कि जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए मुआशरे के तमाम तबकात की बेदारी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा, आज मैं मुंतज़मीन को बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने आज इस सेमिनार का एहतमाम किया है, और इसी तरह से कौम बेदार होगी इंशाअल्लाह। लेकिन इस सिलसिले में
लेकिन अभी ठहरे लेकिन इस सिलसिले में वुकला, असातिज़ा कराम, मीडिया, दानिशवर, सियासतदानों और तमाम दीगर तबकात को हर किस्म के तासुब से हटकर जमहूरियत के सिपाह का सिपाही बनना पड़ेगा। और सबसे बढ़ के आपको पाकिस्तान की यूथ को मेरा दिल गवाही देता है कि अब अवामी ताकत को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो चुका है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जमहूरियत की वफाक के मुख्तलिफ इकाइयों के दरमियान इत्तेहाद पाकिस्तान की मजबूती, सरहदों के दिफा और मुल्क की तरक्की की और खुशहाली की जमानत दे सकती है। लिहाजा हमने सबने मिलकर इंशाअल्लाह इस काफिले को मंजिल मकसूद तक पहुंचाना है और मैं इंशाअल्लाह इसमें आपका साथ दूंगा।